मार्केट का पंच समय में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने मिला। ग्लोबल क्यूज अगर आप डाउ जोन्स को देखें तो कल काफ़ी हरे निशान में बंद हुआ था। कैश जैक्स फ्यूचरी इनफैक्ट एशियन मार्केट से भी काफ़ी हद तक सपोर्ट जो है वो भारतीय बाजारों को मिला था और इसी के चलते आज जो शुरुआत हुई थी मार्केट में काफ़ी अच्छे नोट पे हुई थी। लेकिन उसके बाद देखिए वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नजर आई। खासकर अगर डाउ फ्यूचर्स को देखें तो वो लाल निशान में चला गया। इसके अलावा कुछ हद तक हमारे कुछ लोकल क्यूज जो थे वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसके लिए शुरुआत में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा प्रेशर बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो बैंक निफ्टी ने किया था। लेकिन जैसे ही वो येस बैंक और एसबीआई की खबर आई ना, उसके बाद से एक यू टर्न देखने मिला है और खासकर आज जहाँ से सपोर्ट मिला है वो बैंक निफ्टी था। इसके अलावा जो कंजम्पशन स्टॉक्स है कुछ हद तक उनमें रैली देखने मिली तो यहाँ से मदद मिली। इसके लिए आज जो है मार्केट 11,250 के ऊपर जाके बंद हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये तेज़ी कितनी टिकाऊ है ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर आप ऑप्शंस का डेटा निकाल के देखें तो आपको ये साफ देखने मिलेगा कि 11,200 जो है वो अब एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो बन चुका है। जो कॉल राइटर्स है वो ये मान के चल रहे कि शायद 11,200 के नीचे मार्केट किसी भी हाल में शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट फिसलने वाला नहीं है। और अगर उन लेवल से फिसला तो शायद वो जो गिरावट है वो ज़्यादा गहरी हो सकती है। लेकिन हाल फिलहाल के लिए 11,200 जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। अब रेजिस्टेंस कहाँ है तो रेजिस्टेंस सबसे पहले तो 11,350 के आसपास है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 11,460 के आसपास है। ये दो लेवल्स है जिसको आपको नज़र रखना है। लेकिन इन लेवल्स तक पहुँचेंगे कैसे, तो पहुँचने के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट जो चाहिए वो बैंक निफ्टी से चाहिए। बैंक निफ्टी का मैं डेटा देख रहा था तो वहाँ 30,000 के लेवल तक एटलीस्ट कॉल राइटर्स जो है वो काफ़ी हद तक एक्टिव है। अगर 30,000 का लेवल क्रॉस हुआ तो फिर आपको एक जो तगड़ी शॉर्ट कवरिंग है वो देखने मिलेगी। हालांकि 30,000 का लेवल क्रॉस होगा कि नहीं होगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल जिस लेवल पे बैंक निफ्टी चल रहा है शायद 30,000 के लेवल तक अटक के हम चलते हुए नजर आए, ये मैं कह सकता हूँ। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी का चलना भी है तो बैंक निफ्टी का है। अगर बैंक निफ्टी चला तो ही आपको 11,460 के आसपास के लेवल जो है वो देखने मिलेंगे। अगर बैंक निफ्टी से सहारा नहीं मिला और बाजार में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ रही तो 11,350 के आसपास जो हमारी रैली है वो कहीं ना कहीं फिजल आउट होते हुए नजर आएगी। तो इन दो लेवल्स को आप रडार पर रखें और 11,200 जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो बन चुका है। तो चलिए देखते हैं कि किस लेवल तक मार्केट लेके जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो कोरोना वायरस को लेके क्या अपडेट है वो देखना। और ये एक बात याद रखना, कल फ्राइडे है, थोड़ी सी भी नेगेटिव खबर आई ना तो कल मार्केट बहुत ज़ोर से गिरेगा, क्योंकि अगले 2 दिन छुट्टी है और छुट्टी के पहले कोई लॉन्ग पोजीशन लेके नहीं जाएगा मार्केट में अनसर्टेनिटी के बीच में। तो इसके लिए काफ़ी ध्यान देना कि अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव खबर आई ना तो कल मार्केट की जम के पिटाई हो सकती है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ लेना चालू करते हैं। और येस बैंक, जाहिर सी बात है आज तो धीरज लांगड़े भी पूछ रहे हैं। काफ़ी लोग जानना चाहेंगे कि येस बैंक में करना क्या चाहिए। देखिए मेरा कन्विक्शन नहीं है अभी भी येस बैंक पे। खबर आई कि एसबीआई खरीदने वाला है इसको, ये खबर मार्केट में क्या नहीं है। पहले से लोगों के अगर आप देखें तो खानापूसी चलती थी कि येस बैंक को जो है एसबीआई लेगा। आज एक खबर आ गई, हालांकि इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, कंपनीज ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक खबर आ चुकी है कि एसबीआई कहीं ना कहीं हो सकता है कि येस बैंक को ले। अभी क्या एसबीआई येस बैंक के शेयर होल्डर्स को कुछ देगा? नहीं, वो उसका ऑब्लिगेशन नहीं है। एसबीआई येस बैंक को क्यों ले रहा है? वो बेसिकली खरीद नहीं रहा है इसको, एसबीआई पे थोपा जा रहा है येस बैंक, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमी में आप एक बैंक को फेल नहीं कर सकते। इसके लिए एसबीआई एकमात्र ऐसा बैंक है जो इतनी बड़ी बुक को अब्जॉर्व कर सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स को संभालना है तो एक डूबते हुए बैंक को दूसरे बैंक के हाथ में देना पड़ेगा, और वही हो रहा है। तो एसबीआई जो है इस बैंक को अपने आप में मर्ज कर रहा है, ये खरीद नहीं रहा है। आपको एक बात याद रखना है। इसका मतलब क्या, येस बैंक लुक्रेटिव बिल्कुल नहीं है, मजबूरी में एसबीआई को लेना पड़ रहा है, इसके लिए वो ले रहा है। क्या वो शेयर होल्डर्स को इक्विटी देगा? देखिए येस बैंक की जो नेटवर्थ है वो याद रखिए वो नेगेटिव है। इनके काफ़ी सारे लोन्स जो है रिलायंस एडीएजी पैक जो है उसको इन्होंने दिए हैं, वो बैड हो चुके हैं। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया में इसका एक्सपोजर है, उसके अलावा काफ़ी सारे और एक्सपोजर जो है वो इस कंपनी के हैं, जिसके वजह से इस कंपनी की जो ऑलमोस्ट नेटवर्थ है वो नेगेटिव हो चुकी है। अब जिस कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव हो चुकी है उस कंपनी की इक्विटी की वैल्यू क्या होती है? कुछ नहीं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कुछ मिलेगा? बिग डाउट, मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा। अगर मिला तो भी वो काफ़ी नीचे के लेवल्स पे मिलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप सब रेशियो सेबी के फॉर्मूला से देखें तो पिछले 6 महीने का फॉर्मूला है, कोई कहता है वो 40 के पास आता है, कोई कहता है वो 35, कोई कहता है 45 के पास आता है। देखिए ये सब आते हैं, लेकिन जब किसी को ज़बरदस्ती कुछ दिया जा रहा है और वो भी नेगेटिव नेटवर्थ के साथ, तो क्या आपको ये वैल्यू मिलेगी? आई हैव अ बिग डाउट। अगर मर्जर हुआ या फिर विलय हुआ या फिर ज़बरदस्ती का एक्विजिशन हुआ
तो भी क्या ये वैल्यू मिलेगी, इसके ऊपर मुझे बहुत बड़ा डाउट है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ उल्टा आज तो येस बैंक में आपको जितनी तेज़ी देखने मिली थी, अगर आप थोड़े भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको निकल जाना चाहिए था इस तेज़ी में। अगर आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं तो ट्रेडिंग कीजिए। वैसे मुझे लगता नहीं कल इस काउंटर में फिर से आपको तेज़ी देखने मिलेगी, अगर तेज़ी देखने मिली तो ट्रेड कीजिए। ट्रेड करने से ज़्यादा कुछ मत करना और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना, क्योंकि मुझे डाउट है कि इस कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ मिलेगा तो भी किस दाम पे मिलेगा उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। इसके लिए बोलो कि बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना और लॉन्ग टर्म के लिए तो लेने की बिल्कुल मत सोचना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बंधन बैंक पे पूछते हैं, शुड आई बाय नाउ? कृणाल पटेल। देखिए बंधन बैंक वैसे भी आज मोतीलाल ओसवाल का एक नोट आया था जिसमें इस कंपनी पे उन्होंने काफ़ी बुलिश स्टैंड जो है वो लिया था, तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से आपको इस काउंटर को रख लेना चाहिए फिलहाल। वैसे मैं हमेशा कहता था इस काउंटर में दिक्कत कुछ नहीं है, सिर्फ दिक्कत एक ही है कि भाई वो प्रमोटर का स्टेक जो है वो बिकना है। वो खबर हमेशा आती रहेगी जाती रहेगी, उसके चलते स्टॉक में थोड़ा प्रेशर बनता रहेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो के लिए आप रख सकते हैं इस काउंटर को, लेकिन यहाँ भी स्टॉप लॉस रखना। थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, फंडामेंटली इतना ख़राब नहीं है। माइक्रो फाइनेंस की जो चिंता थी वो शायद अब खत्म हो चुकी है जो आसाम में थी। दूसरा सिविक स्टेक सेल की जो खबर है वो इस काउंटर को शायद कभी भी तकलीफ में डाल सकती है, तो उस लिहाज से आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इस खबर के ऊपर अपनी नजर रखना है। और वैसे भी आज देखिए यतिन जी जो है, यतिन मोटा, हमारे मोटा भाई, वो कह रहे थे कि ब्रोकरेज हाउसेस में इस काउंटर को लेके अब काफ़ी सुगुगाहट है कि इस काउंटर में खरीदारी करके चलना चाहिए। बुलिश स्टैंड ले रहे हैं लोग इस पर, तो अगले कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस काउंटर को देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, प्रवीण राजपूत डाबर पे पूछते हैं। देखिए डाबर फंडामेंटली एक अच्छा काउंटर है, एक बात याद रखिए। मार्केट में जब रिकवरी आती है ना तो एफएमसीजी में 2-3 काउंटर्स है जिनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने मिलती है। एक HUL, दूसरा डाबर, तीसरा आपको जुबिलेंट फूडवर्क देखने मिलेगा, चौथा आपको पीडीलाइट देखने मिलेगा, बाटा देखने मिलेगा। ये सेलेक्टिव स्टॉक्स है जो कि ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में रहने लायक स्टॉक है। और जब भी रिकवरी आती है ना तो लोग इन स्टॉक्स के तरफ पहले देखते हैं। वैसे भी अगर आप FMCG स्पेस में अगर कोई 2 स्टॉक बोले जिसमें सबसे ज़्यादा बेट करना चाहिए तो वो डाबर और HUL ही है, और इसके लिए आप डाबर ले सकते हैं। जितनी भी गिरावट आती है ना उस गिरावट में इन काउंटर्स को एक्यूमुलेट करने का सबसे अच्छा मौका होता है। इसके लिए मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए आप डाबर ले सकते हैं। अच्छा, अतुल मिश्रा IRCTC पे पूछ रहे हैं क्या हुआ इसमें। विनय कमल भी पूछ रहे हैं IRCTC 320 बुक प्रॉफिट और होल्ड सर। ये बहुत अच्छा सवाल है लेकिन बहुत कठिन सवाल है। अब हमने आपको क्या कहा था, याद रखिए कि जब IRCTC में गिरावट का सिलसिला शुरू होगा तब आपको इन काउंटर से निकल जाना चाहिए। आपको कल का भी याद होगा, मैंने आपको कहा था कि अगर 1500 के लेवल के नीचे गया तो इस काउंटर से निकल जाइए, एग्जिट कर लीजिए फिलहाल के लिए तो। और आज वही हुआ, तो 1500 के नीचे गया है, अगर आपने 320 पे लिया है या फिर IPO प्राइस पे, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये मैं कहूँगा आपको, पूरा मत करना, पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, रुकिए, टर्न अराउंड आता है क्या देखिए। अगर टर्न अराउंड नहीं आया तो 1200 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे पूरे से एग्जिट कर देना, क्योंकि आपका प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेश एंट्री IRCTC में फिलहाल नहीं लेना है, थोड़े दिन और रुकिए, देखिए ये ट्रेंड रिवर्सल कब तक आता है और क्यों इस तरह की गिरावट आ रही है। जो बात मुझे समझ में आ रही है कि भाई मार्केट में देखिए इतनी गिरावट हो चुकी है, लोगों का लॉस तो भरपूर हुआ है। इक्का दुक्का कंपनी, जिन कंपनियों में लोगों को मुनाफा हुआ है वो क्या है, IRCTC, एफएल इंडिया, इंडिया मार्ट। तो जाहिर सी बात है, अगर मेरे को समझिए मैंने 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया था, उसमें से मैंने 10,000 समझिए IRCTC में लगाया था, बाकी 90,000 मैंने इधर उधर लगाए थे और कुछ मैंने एफएल इंडिया में लगाया था। अब बाकी पोर्टफोलियो में समझिए मेरा 50% के आसपास का लॉस हो गया, तो मेरे पास प्रॉफिट है कहाँ? तो प्रॉफिट मेरे पास IRCTC में है, तो मैं अपना प्रॉफिट तो बुक करूँगा ना वहाँ से, कहीं ना कहीं अपना जो लॉस है वो कम करूँगा। कुछ हद तक मुझे लगता है यही हो रहा है IRCTC के साथ। इसके अलावा कोई बड़ी चीज़ फिलहाल अब तक तो दिखाई नहीं दे रही है। केरला में था कि केरला में जो बॉटल की कीमत है उसको कैप कर दिया 13 रुपये के आसपास। वैसे अगर आप बॉटल देखें तो 30 रुपये के आसपास बिकती थी पानी की 1 लीटर की बॉटल, और जाहिर सी बात है IRCTC भी वहाँ के स्टेशन पे बेचता है, तो उसका थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन वो इतना बड़ा झटका नहीं है कि 1900 से सीधा स्टॉक 1400 पे आ जाए। इसके लिए कह रहा हूँ, ज़्यादातर यही लग रहा है कि इसी वजह से ये कंपनी जो है उसमें गिरावट देखने मिल रही है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ IRCTC फिलहाल फ्रेश एंट्री मत लेना, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं लेकिन पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए। अभी भी 1200 के लेवल्स के आसपास तक रुकिए, देखिए ये काउंटर कहाँ तक जाता है। हीरो मोटोकॉर्प, सुजाता नायक पूछे हैं 2800 पे। देखिए हीरो मोटोकॉर्प मेरे ख्याल से 2000 के लेवल्स के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। आप तो 2800 की बात कर रही हैं। बेचने की घाई मत कीजिएगा, अगर आपने इतना होल्ड किया ही है तो। अगर 2800 से 2000 ऑलरेडी ये काउंटर आ चुका है तो मेरे ख्याल से बेच के 800 के रुपये के लॉस पे बेच के क्या मतलब है इस काउंटर को। रिवाइवल आएगा तो ये कुछ वो ब्लू चिप काउंटर्स है जिनमें शायद आपको सबसे अच्छी तेज़ी जो है वो देखने मिलेगी। हालांकि BS4 की जो गाड़ियाँ नहीं बेचनी है, जो डेडलाइन है वो मार्च की पास आ रही है, उसके पहले वॉलेटिलिटी जो है आपको इन काउंटर्स में देखने मिलेगी।
लेकिन इस फेज़ को निकल जाने दीजिएगा, होल्ड करिएगा। फिलहाल हीरो मोटोकॉर्प लॉस में बेचे नहीं, अभी थोड़ा टाइम होल्ड कीजिए, शायद आपका भाव जो है वो आते हुए दिखाई आपको दे सकता है। ओके, विनय झा सिप्ला पे पूछे हैं। देखिए सिप्ला क्या न्यूज़ भी आई थी कि इन लोगों ने वो जो कोई चाइना में कोई जारी की है एडवाइजरी, कोई दवा है, वो कोई कंपनी जो है वहाँ पे उसकी दवा कोरोना वायरस के लिए यूज़ की जाने वाली है और सिप्ला यहाँ उस कंपनी की दवा जो बेचती है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उसको बेचना है तो वो कंपनी डायरेक्टली ना बेच दे इस दवा को यहाँ पे। तो ये सब न्यूज़ जो है अब अगले कुछ दिनों तक आपको इस तरह की न्यूज़ ज़रूर देखने मिलेगी। कल याद है आपको फाइज़र की न्यूज़ आई थी कि फाइज़र ने जो दवा है उसके ऊपर काम कर रहा है। इसके पहले इजराइल की एक कंपनी की न्यूज़ आई थी कि वो जो कंपनी है वो इस दवा पे काम कर रही है। भाई एक बात समझिए, दुनिया की हर फार्मा कंपनी कोरोना वायरस की दवा पे काम कर रही है, ये आप मान के चलिए। और हर कंपनी बोलेगी वी आर वेरी क्लोज टू फाइंड आउट द मेडिसिन। अरे भैया, क्लोज होना और दवा एक्चुअली ढूंढ लेना, इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। जिस दिन आप एक्चुअली ढूंढ लोगे ना, उस दिन मानेंगे कि हाँ यहाँ से शायद आपको बहुत बेहतरीन रिकवरी या बहुत बेहतरीन पैसा जो है वो कमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस तरह का एपिडेमिक है ये। लेकिन हम क्लोज हैं, ठीक है, सब क्लोज है, कौन सी नई बात है। लेकिन एक बात है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कंपनी दवा बनाएगी तो वो यूएस की कंपनी होगी। तो खासकर फाइज़र हो या फिर नोवार्टिस हो, सैनोफी हो, इस तरह की कंपनियां हैं ना, उन पे ज़्यादा बेट कीजिएगा। शायद जो अगली रैली है वो शायद इन कंपनीज़ में आपको ज़्यादा देखने मिले, वजह कि किसी सिप्ला या डॉक्टर रेड्डीज़ की। तो अगर बेट ही करना है तो इन कंपनीज़ पे कीजिए। कोई ग्रैन्यूल्स पे भी पूछा है तो ग्रैन्यूल्स पे हाँ, पटनायक सत्य शोभम पूछे हैं कि ग्रैन्यूल्स पे क्या करना चाहिए। फिलहाल तो ग्रैन्यूल्स पे एक पॉजिटिव व्यू बना हुआ है, मेरे ख्याल से 170s 180s के आसपास ये काउंटर है। और फिलहाल जो मार्केट में बातें चल रही है कि इस काउंटर में आज शायद आपको आगे भी कुछ रैली जो है वो देखने मिल सकती है। तो इस लिहाज से आपको ग्रैन्यूल्स जो है उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। फिलहाल बेचने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा काउंटर है तो रख लीजिए। भावेश दोषी, लार्सन एवरेज करूँ क्या? नहीं 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 भैया नहीं, फ्री फॉल में है ये काउंटर। हम हमेशा कहते हैं ये हाथी बहुत धीरे धीरे चलेगा, लेकिन ये हाथी अचानक से फिसलने लगा है और बहुत बुरी तरह से फिसल रहा है, ये प्रॉब्लम है। एवरेज मत करना, इस स्टॉक में रिवाइवल के संकेत के लिए रुकिए, उसके बाद ही करिए। क्योंकि देखिए ये काउंटर जो है वो ज़्यादातर इकोनॉमीज़ जो है, ठीक है, उनका एक रिफ्लेक्शन है। यानी कि जो इंफ्रा स्पेंड है, जो इकोनॉमी में बूस्ट है, उसका एक रिफ्लेक्शन होता है लार्सन एंड टूब्रो का काउंटर। अगर इकोनॉमीज़ की हालत ख़राब है, जीडीपी ग्रोथ कम होने वाली है, तो आप ये समझ लीजिए कि इन काउंटर्स में आपको जो है अगले कुछ समय तक प्रॉब्लम हो सकती है और गिरावट जो है वो जारी रह सकती है। इसके लिए फ़िलहाल इन काउंटर्स में, यानी कि जो इंफ्रा रिलेटेड काउंटर्स है, जो इकोनॉमी रिलेटेड काउंटर्स है ना, अदर देन एफएमसीजी, इन काउंटर्स में आपको फ़िलहाल थोड़ा दूर रहना चाहिए। एवरेज करने का इधर कोशिश ना कीजिए, थोड़े दिन दूर रहिए। आगे देखेंगे फिर क्या माहौल बनता है और किस तरह से इन काउंटर्स में रिकवरी आती है, उसके बाद इन काउंटर्स पे आप लेना। तेजस गोड़े, मदरसन सुमी, नो तेजस जी बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल नहीं लेना है इस काउंटर को। थोड़ी बहुत रिकवरी इस काउंटर में देखने मिली थी, लेकिन नहीं, जब तक ग्लोबल हालात नहीं सुधरेंगे आपको इन काउंटर्स को बिल्कुल भी हाथ लगाना नहीं है। चलिए अभी बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड, कैन बी एंटर? अक्षय मित्तल पूछ रहे हैं। यस अक्षय जी, एनी टाइम एंटर कर लीजिए, अच्छे स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आज आपने अगर 12:30 का शो देखा होता, बेस्ट अमॉन्ग द टॉप वंस या फिर बेस्ट अमॉन्ग द ब्लू चिप्स, उसमें हमने इन स्टॉक्स को हाईलाइट भी किया था। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, याद रखिए इन काउंटर्स को, ये वो काउंटर्स है ना कि जब मार्केट चलना शुरू होता है ना, तो जो गैप रहता है ना इनके हाइस से और करंट मार्केट प्राइस से, वो तो ये आराम से रिकवर कर लेते हैं और उसके बाद इन स्टॉक में आपको नया हाई भी देखने मिलेगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ इनको अपने पोर्टफोलियो में बना के रखिए, भले रिकवरी 2 क्वार्टर बाद आए, लेकिन ये स्टॉक जरूर चलेंगे। चलिए इसी नोट पे आप विदा लेते हैं। आपके जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब हम कल देंगे, कल आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।